Okay. Where we were, which one? We were in Tax audit tax clause audit 44. amendments, right? Yeah, tax audit amendments, right? Clause 44. Right, clause 44. Yes, sir. In clause 44, we make columns. Okay, it is as per GST. There is a column, 7th number column, and as without GST, it is column number 7, and as per GST, there is some other column. It is exempted income and specified income and charitable purpose also. And column number 1 is the summation of all the columns. एक तो होता है आपका जहां पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है, एंड अदर इज वेयर जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट एप्लीकेबल, और उसके अंदर में आपको खर्चा व्हाटएवर द खर्चा वो उसको हम लोग रिपोर्टिंग करना पड़ता है, तो वो एक बार अच्छा से गो थ्रू करिए. दैट इज वेरी मच. एंड क्लॉज 30, clause 30, this is also an amendment. Tax audit is highly asked. Okay, in any stat audit interviews, tax audit is highly asked because tax audit बहुत लोग नहीं करते, तो they really ask on stat audit. Clause 30. This is when we import or when we buy some goods from foreign country. Something उस पे जो tax लगता है, it is for that thing. Car. Yes. Clause 30. Clause 30. I'm not able to. Clause 30. पढ़ना पड़ेगा इसलिए बहुत अच्छा से. Clause 30 पढ़ना है, ठीक है. और क्या क्या क्लॉजेस होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, which you have worked on tax audit? Which are the important clauses in tax audit which you have worked on? Your first difficulty, yeah. Sir, I think it is for one is disallowance under section 43B, 43A, and duties and taxes. I don't remember particularly the clause number, and other is section 269 SSSG section, in which we reporting the loans and advances given or taken for particular person above the specified limit, and afterwards it's तो ये इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर मैं सब वीक है. टैक्स ऑडिट का अमेंडमेंट्स, टैक्स ऑडिट का क्लॉजेस, टैक्स ऑडिट का अमेंडमेंट्स. ओके, so this is very very important, you have to go through. ठीक है. Next question is what is three-way match? Party transactions. Three-way match क्या होता है? What is three-way match? क्या चल रहा है गाड़ी में? Three-way match. म्यूट कर लीजिए जिसका आवाज आ रहा है, काफी आवाज आ रहा है. ठीक है, इसका हाँ, जिसका जो बोलना है भैया ओपन करिए. या किसका ईटा ईटा बज रहा है ना, वो थोड़ा सा बंद करिए. किसका है ये, किसका रंग का हो रहा है? काफी वो बज रहा है, काफी डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. घर में रिपेयर मेंटेनेंस बाद में करवाते रहेगा. चल हाँ बोलिए. हम भूल ही गया क्वेश्चन क्या पूछा. हाँ, थ्री वे मैच पूछ रहा था. थ्री वे मैच में क्या क्या चीज होता है? सर पीओ, इनवॉइस एंड जीआरएन. गुड, ठीक है. ये सबको हम लोग अच्छा से मिलाना है. गुड, पीओ, इनवॉइस, जीआरएन. ठीक है. इम्पेयरमेंट. ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इम्पेयरमेंट? Sir, formula is current value minus recoverable value. रिकवरेबल वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? Sir, recoverable value is basically divided into two parts, in which we taken lower of the fair market value and present value of cash flows. तो क्या बोलता है? Future cash हायर flow. होगा ना? हायर होगा. यस, हायर.
वैल्यू इन यूज, ठीक है, वैल्यू इन यूज बोलता है, ठीक है, वैल्यू इन Value यूज in बोलता है। व्हाट आर द एक्सटर्नल इंटरनल इंडिकेटर्स? Sir, external आंसर बताने indicators से पहले are एक चीज मैं basically ये the बोल देता हूँ, mark. हाँ, एक मिनट रुक जाइए। आंसर बताने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, यू हैव सो, अभी आप लोग को पता चल गया आप लोग कहाँ पर हो, कितने पानी पे हो, राइट? और मैंने ऐसा क्वेश्चन नहीं कि आप लोग सीए फाइनल को छोड़ के कुछ और पूछा हो, जो सब कुछ सीए फाइनल में ही है, ऐसा नहीं है कि सीए फाइनल में नहीं है। कोई फर्स्ट अटेम्प्ट है, कोई 2 अटेम्प्ट है, कोई 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है। क्वेश्चन सब बुक से ही है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ हमने पूछ लिया कि जापान का प्राइम मिनिस्टर का नाम बताइए, राइट? बुक सही है और बुक का आंसर ही नहीं बता पा रहे हो, ये आपका प्रॉब्लम नहीं, बहुत लोगों का प्रॉब्लम है। और क्या होता है कि हम लोग मेन चीज में ध्यान नहीं देते, सब कुछ सिलेबस का ही पार्ट है, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, राइट? इट्स एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ अ सिलेबस। और ये प्रॉब्लम आपका नहीं, बहुत लोगों का आता है। और क्यों होता है पता है? ये प्रॉब्लम होता क्यों है? प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्यों होता है बताइए, क्या कारण है प्रॉब्लम होने का? क्या कारण है बताइए? अब अगर ये आपका कल एग्जाम होता, आप पूरा ये सारा आंसर एकदम सही लिख के आता, बताए इफ दिस हैज बीन योर एग्जाम, ओके, सीए फाइनल एग्जाम फॉर एग्जांपल, पूरा आंसर सही लिख के आता, एक एक वर्ड मिला के लिखता, कॉमा भी नहीं छोड़ते, यू वुड नॉट हैव मिस्ड योर कॉमा आल्सो देयर, टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी, आपने कॉमा तक नहीं छोड़ के आता, राइट और रॉन्ग? हम बोल रहे ये सब आंसर आपने नहीं छोड़ते, पर इन इंटरव्यू आप लोग का ध्यान कुछ और चला जाता है हर जगह में, बेसिक्स हम लोग नहीं करके जाते हैं, तो बेसिक्स ही लोग पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को? बेसिक्स आर ऑलवेज टेस्टेड। और हैड इट बीन योर एग्जाम, ओके, आप देखना पूरा सही करके आओगे, एवरीथिंग, मतलब आप डिट्टो लिख के आओगे। क्यों होता है ये, क्यों होता है, कौन बताएगा मेरे को, क्या कारण है इसके पीछे? द मेजर रीजंस फॉर दिस, इफ हैज बीन एन एग्जाम, आपने ये सारा आंसर एकदम सही करके आते हैं, पर दिस इज एन इंटरव्यू, आप लोग का नहीं हो पाता है, क्या कारण है? Confidence in हाँ, कॉन्फिडेंस फर्स्ट एंड सेकंड, एग्जैक्ट टाइम पे वो चीजें याद नहीं आ पाती। क्यों नहीं होता ना? देखिए एकदम सिंपल हिसाब ये है कि जब आपका एग्जाम होता है आपको पता है यहाँ से पूछेगा, पर इंटरव्यू का टाइम आपको पता नहीं क्या है, आपका सिलेबस का वो नहीं पता, ब्रॉड एरिया नहीं पता, और उस टाइम आप लोग का जो मेन एरिया हो जाता है, आप लोग उस टाइम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि कॉल आ जाए उसके बाद पड़ेगा, तो दैट इज द फर्स्ट, फिर तो कॉल आ जाए उसका तब निकाल ही लेके इंटरव्यू, नहीं निकलता है ना आजकल, वही तो प्रॉब्लम है, कॉल आ जाए उसका तब निकाल लेके इंटरव्यू नहीं निकलेगा। वो बोलते वील गेट बैक टू यू नेक्स्ट आफ्टर 6 months, यू ट्राइड योर बेस्ट बट विल गेट बैक टू यू आफ्टर 6 months, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। इससे बेटर है कि आप लोग पहले से दिमाग में सिस्टम बनाइए कि हाँ जब भी आए आप जल्दी से निकाल के आंसर दे दिया, आपका 2 हफ्ता बाद या 2 दिन बाद, या जनरली आपको 24 आवर्स से 48 आवर्स से ज्यादा का टाइम नहीं होता है, देयर इज नॉट टू मच ऑफ गैप 24 to 48 आवर्स से। आई हैव नेवर सीन समबडी विल टेल यू वी विल गिव यू 1 week टाइम, यू प्रिपेयर वेल एंड कम फॉर इंटरव्यू। आई हैव नॉट सीन सच केसेस, वेरी कोई का फ्रीडम होगा कि आई एम गिविंग यू 1 week टाइम, यू स्टडी वेल, आपका आफ्टर 1 week विल टेक योर इंटरव्यू, इट विल नेवर हैपन लाइक दिस, ओके? तो अगर आप पहले से अगर याद नहीं रखोगे ना, एग्जाम में क्या होता है, आपको पहले से ड्यू डेट पता रहता है कि भाई इस ये 12 तारीख को एग्जाम है, तो भले मैं पार्टी सार्टी कर लूं, पर 5 दिन तो एग्जाम है, 5 दिन पढ़ लेगा, पर इंटरव्यू में आपको डेट नहीं पता रहता है कि कब होगा आपका, इट्स लाइक अर्थक्वेक, ओके, आपको पता नहीं कब आपका वो फटने वाला है, तो आप रेडी नहीं हो उसके लिए, और अगर पहले से रेडी नहीं रहोगे तो वहां पर में प्रॉब्लम आ जाएगा। दिस इज द मेन रीजन, दिस इज दी मेन रीजन। एग्जाम में आपको डेट पता रहता है इस दिन है, अब इंटरव्यू का डेट आपको पता नहीं है, नोबडी कैन टेल यू इन दिस वर्ल्ड कि कब आएगा, एचआर का कॉल कभी भी आ सकता है, एनी टाइम इट कैन कम। तो अगर आप पहले से रेडी नहीं रहोगे, आपको दे देगा कि 24 आवर्स में आपका इंटरव्यू या 48 आवर्स, मैक्सिमम 72 आवर्स में आपका इंटरव्यू होगा, और यहाँ पर में आपका हो जाता है प्रॉब्लम, बिकॉज दे आर, अब ये लोग चेक कर रहे हैं कि उसको एकदम याद है सब कुछ, कौन एकदम माथा में सेट करके आया उसको लेगा, 10 में से जिसका एकदम याद हो गया वो निकल जाएगा, उसका अटेम्प्ट कितना भी हो, वंस यू गेट इनटू देयर ना, योर रैंक होल्डर, योर अटेम्प्ट्स, नथिंग मैटर्स, ओके? वहां पर में चल के आपने 10 सवाल आपको पूछा, 10 में से आपने 9 सवाल का सही जवाब दिया, सामने वाला ने 9 सवाल दिया, पर किसी ने 10 सवाल का 10 का सही दे दिया, जो सबसे ज्यादा जवाब देगा, माइंड सेट को सही लगा, वो जीत जाएगा। तो सवाल का जवाब देना है, तो दिस इज द मेन रीजन। पहला रीजन क्या बोला मैंने, बट इट्स मेन रीजन, फर्स्ट रीजन क्या बोला मैंने, लिख लीजिए, क्या रीजन बोला था एग्जैक्टली क्या रीजन बोला था, कि बेसिक्स कैसे याद नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग को एक्चुअली पता नहीं रहता इंटरव्यू कब शेड्यूल होगा, और एक्चुअली में वेट करता है कि इंटरव्यू शेड्यूल होगा उसके बाद पढ़ेंगे। 2 कारण भी है, एक तो डेट नहीं पता,
और डेट पता है, सिलेबस नहीं पता बहुत जन को। चलो हम सिलेबस भी आपको बता दिया, डेट भी बता दिया, सिलेबस भी बता दिया, पर हम लोग एक्चुअली अभी भी वेट कर रहे हैं कि आएगा आएगा आएगा, देन वी विल स्टडी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाता है। चौथा चीज इसमें और सब लिख लीजिए, द फोर्थ थिंग इज, हम लोग बहुत चीज ना यहाँ पर इन एग्जाम, ओके, एक चैप्टर पूरा पढ़ते हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल इंडियस है, ओके, वील स्टडी पूरा टोटल। अब इंटरव्यू में टोटल पढ़ने का कोशिश करते हैं, रेदर देन उससे एक्सट्रैक्ट करने का कोशिश करें मटेरियल आइटम्स, तो मटेरियलिटी में ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स 115, तो पूरा इंडेक्स 115 पड़ेगा। अब यहाँ पर में तो आपको रेलिवेंट क्वेश्चंस में ध्यान देना है ना, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स तो निकालना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है जब इंटरव्यूज नॉर्मली व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू कंपेयर टू यू प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। इन एग्जाम यू आर स्टडिंग फुल चैप्टर, ओके, इन इंटरव्यूज यू विल एक्सट्रैक्ट द मेजर पोर्शंस। तो जनरली जो आई हैव सीन, ओके, स्टूडेंट्स हु आर गुड इन जुगाड़ ना, जो जुगाड़ करके पास होता है वो इंटरव्यू भी जुगाड़ करके निकाल लेगा, बिकॉज उसको पता है कि एग्जैक्टली क्या पढ़ना है, एग्जाम से पहले ये क्वेश्चन पढ़ना है, तो वो इंटरव्यू में भी वैसे करके स्ट्रेटेजी लगाता है, ये पढ़ लेता है और उसको फेयर नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है, जब आप लोग कोई चैप्टर लेके पढ़ता है तो आप लोग का वो आ जाता है कि ये चैप्टर तो मैंने 2 ही क्वेश्चन पढ़ा है। फॉर एग्जाम्पल एक इंडिया से हम आपका पीपी का ले लेता है, इसमें तो 2 ही क्वेश्चन पढ़ा, तो अंदर से सेटिस्फेक्शन नहीं आता है, यू आर नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ सेटिस्फेक्शन कि हमें 2 ही तो हुआ है यहाँ से। तो आप पूरा पढ़ने का कोशिश करते हो, पूरा पढ़ने के कारण क्या होता है, आपको कुछ भी याद नहीं रहता है। ये प्रॉब्लम होता है बहुत जन के साथ, पूरा पढ़ने के कारण पूरा कुछ भी याद नहीं रहता। और यहाँ पर याद नहीं रहता, वो तो बोलना है, लिखना भी नहीं है, बोलना है। यू गेटिंग द पॉइंट ना, पूरा कोशिश करने का पढ़ने के कारण भी दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम विच इज गेटिंग। तो 4 पॉइंट मैंने क्या क्या बोला, रिपीट करिए। तो ये बहुत का चीज बोले मैंने। पहला पॉइंट क्या बोला था, क्या क्या पॉइंट्स बोला था? बेसिक्स क्लियर पढ़ते हैं इंस्टेड ऑफ थोड़ा थोड़ा पढ़ने की जगह जो मेन फोकस है इंटरव्यूअर का। कोमल आप बताइए, आपका आवाज मेरे को आता ही नहीं है। कोमल आप बताइए क्या क्या 4 पॉइंट्स मैंने बोला अभी तक, 4 पॉइंट बोला। सर एक तो फोकस और कॉन्फिडेंस आपने बोला, ठीक है, और एक है कि हम लोग कॉल का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उससे 24 आवर्स मिलता है आपको। हाँ 24 आवर्स मिलता है, और आपको पता नहीं कब आएगा कॉल, यू डोंट नो व्हेन द कॉल विल कम। तो और एग्जाम में आपको पता है एग्जाम कब होगा, फर्क ये है, देखिए यू नो व्हेन द एग्जाम विल कम। तो अगर आपको पता है कब एग्जाम होगा, 10 तारीख को एग्जाम है, तो आपको पता है मौज मस्ती कर लो 5 दिन, और 5 दिन आप पढ़ लो कैसे भी करके, तो वो निकाल देगा। पर इंटरव्यू में यही सबसे बड़ा ट्रिक है कि आपको एग्जाम का, आपको कॉल का डेट नहीं पता, यू डोंट नो व्हेन द कॉल, और ये भी नहीं पता कौन सा का कॉल आएगा, ऑडिट का आएगा, टैक्स का आएगा, इसका आएगा, इसका आएगा, किसका पता है, यू डोंट नो दैट आल्सो, राइट? डू यू नो दिस? नोबडी कैन गेस। तो वहां पर मैं काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 3 एरियाज में आप पहले से टारगेट करके कंप्लीट करके रखो। ये एक ट्रिकी पार्ट है यहाँ पर। मैं यू गॉट द ट्रिकी पार्ट ना आउट हियर। तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग तो क्या करते हैं, जब एग्जाम, वी स्टडी फॉर एग्जाम, ओके, एग्जाम में मार्क्स आ गया, अब हो गया, आप लाइफ सेटल है। अब तो लाइफ सेटल नहीं है। देन द लाइफ एक्चुअली स्टार्ट्स। अब तो सेटल नहीं हुआ है, क्योंकि वो चीज जो हमने पढ़ा था ना, और जनरली व्हाट आई हैव सीन, ओके, आपने जो क्लास 12 में पढ़ा है, ओके, या जो CFN में पढ़ा है, अगर आपको अभी याद नहीं है तो बेकार हो गया। आपको ऐसे याद करना है चीजों को कि आपको बहुत लंबा समय तक याद रहे वो चीज। यू नीड टू हैव दैट कैपेबिलिटी कि आपको लंबा टाइम तक वो चीज याद रखने का पावर रहे। एक बार ऐसे याद कर लीजिए, भूले ही नहीं उसको, मतलब ऐसे प्रैक्टिकली इसको कर लीजिए, या तो वर्क एक्सपीरियंस हो तो बढ़िया रहता है। वर्क एक्सपीरियंस ऐसे याद करने का कोशिश करिए कि आप एटलीस्ट उसको 6 महीना तक याद रख सके बिना भूले। क्योंकि क्या होगा, कभी भी कॉल आएगा एंड यू आर नॉट इन द, बार बार कैसे बुक को देखेंगे। देखिए पढ़ने का 2-3 स्टाइल होता है। इंटरव्यू है, आपने बार बार बुक को देख लिया, यू आर स्टडिंग अगेन, बुक पढ़ लिया, से ऐसा वाला सिचुएशन सही नहीं होता है। आपको ऐसे याद करना है कोई चीज कि एटलीस्ट 6 महीना तक आपका वो मेमोरी में याद हो जाए, मतलब 6 महीना तक आप नहीं भूले। तो वो स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेमोरी को। क्लॉज 30, क्लॉज 44 क्या हो रहा है, सेक्शन 269 एसएस क्या बोलता है, ये क्या बोलता है, इंडेक्स 115 में क्या फर्क है, ये सब है। नेक्स्ट थिंग द प्रॉब्लम आता है वो इंग्लिश। आप लोग का फोकस इंग्लिश में चला जाता है rather than कंटेंट। दिस इज अनदर बिग प्रॉब्लम आई सी। आपको लग रहा है इंग्लिश का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है आपके पास। कंटेंट होगा और प्रैक्टिस नहीं करते हो कंटेंट को। एम आई सेइंग द राइट थिंग?
You feel that English is a problem. English is not your problem. Your problem is you don't have the content. रिमेंबर नहीं हो रहा, कंटेंट अगर याद नहीं रहेगा तो लिखेंगे कैसे? लेकिन पास हुए तो इंग्लिश में लिख के पास हुए, हिंदी में तो नहीं लिख के पास हुए, याद करिए। हिंदी में लिखे थे, बंगाली में लिखे थे, किस में लिखे थे? पेपर तो इंग्लिश में ही लिखे होंगे, सब जन इंग्लिश में लिखा है पेपर, राइट? एवरीबडी राइट्स इन इंग्लिश, ओके? इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम। ये जो है ना, आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपको याद नहीं है उस टाइम, और याद नहीं तो कैसे बोलोगे ना? आपको पूछा मेटरलिटी, ओके? आपको पूछा मेटरलिटी, अब इंग्लिश कितना ही अच्छा हो, नो मैटर हाउ गुड यू आर इन इंग्लिश, यू डोंट नो द मेटरलिटी, यू डोंट नो द मेटरलिटी। तो ये सब प्रॉब्लम है। तो आपको एटलीस्ट पता है कि ये 50 क्वेश्चन है, तो 50 क्वेश्चन मेरे को कैसे भी करके याद रखना है। भले आप रट के याद करो, आप समझ के करो, बट दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि दिस 50 क्वेश्चंस हैज टू बी रजिस्टर्ड इन माय ब्रेन, कि कभी भी इंटरव्यू आए यू शुड बी एबल टू नो द आंसर। क्या बोल रहे थे, बोलिए। Sir, बोलिए, but बोलिए। in my case, English is problem. हाँ, क्या Sir, क्या in चीज? my case, English is problem. इंग्लिश आपका ही प्रॉब्लम English नहीं is है, the मैम। problem in my case. देखिए, आपको लग रहा है आपका इंग्लिश का प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम अभी ये है कि आपने ना चीजों को ना समेटा नहीं है ब्रेन में, वो प्रॉब्लम है। आपको अगर लग रहा है ना आपका इंग्लिश प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम बन जाएगा इंग्लिश। ये भी एक प्रॉब्लम है, देखो ये प्रॉब्लम तो है। अभी मैं आपको बोलूं 1 करोड़ का सवाल है और ये आप जवाब दोगे तो आप इंग्लिश सब भूल जाओगे। आई हैव सीन दिस, ओके पीपल। अगर मान के चलिएगा वो 20 लाख का कोई पैकेज है और जीडी आपको नहीं आता फॉर एग्जाम्पल, तब भी जीडी क्रैक करवा दोगे, क्योंकि पैसा का बात हो रहा है ऊपर में। यू गॉट द पॉइंट ना? प्रॉब्लम इंग्लिश नहीं है, यू फील दैट इंग्लिश इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि आपको कंटेंट याद नहीं है। आपने हम आपको बोला टाइपिंग करिए बिना देखे, राइट? आपने टाइपिंग नहीं, आपको आलस आ रहा था टाइप करने, क्योंकि आप अगर बिना देखे टाइपिंग करोगे याद हो गया, फिर उसको आपको मिरर के सामने उसको 2 बार 3 बार बोलना है बस। पर वो चीज प्रॉब्लम है, याद नहीं रह रहा, आंसर याद नहीं हो रहा, कंटेंट याद नहीं है आपको, पर आपने फिर भी अच्छा खासा निकाल दिया, जितना आपको याद आपने निकाला, फिर भी आंसर। कंटेंट याद नहीं है आपको, ये प्रॉब्लम है, मेमोरी का प्रॉब्लम हो रहा है। इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम। मैं आपको अंदर का बात बता रहा हूँ, इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम विद एनीबॉडी। आप हिंदी में भी जवाब दो ना वहां पर, मैं आपको बताऊं फिर भी ले लेगा वो, पर आपको कंटेंट नहीं होगा तो नहीं लेगा। आप लोग प्रेजेंटेशन में ध्यान दे रहा है, कंटेंट में ध्यान नहीं दे रहा है। अब मैं ऐसे बोलूं तो और सिंपल करने का कोशिश करूं, यू आर फोकसिंग ऑन द प्रेजेंटेशन, कंटेंट में ध्यान नहीं है। एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन द प्रेजेंटेशन पार्ट, कंटेंट तो मेन है ना। कंटेंट एक बार करिए तो सही, प्रेजेंटेशन तो धीरे धीरे विद एज इंप्रूव होता है। कंटेंट मेन है, माथा में जो कंटेंट है वो मेन है, ठीक है? तो ये चीज बहुत जरूरी है। तो मैंने अभी तक 6 पॉइंट अभी बोला, ठीक है? ये 6 पॉइंट भी आप लोग को याद नहीं है। अटेंशन स्पैन का प्रॉब्लम हो जाता है, अटेंशन डेफिशिएंसी। अभी 6 पॉइंट क्या बोला मैंने, बोलिए? क्योंकि माथा में बहुत कुछ चलता है लाइफ में। आई कैन अंडरस्टैंड कि लाइफ में बहुत झमेला भी है, पर्सनल प्रॉब्लम ये है, एग्जाम का टाइम इतना रहता नहीं, खाली पास होना है, बस पास होना है, पास होना है। पर व्हेन इट कम्स टू रियल मनी है, यहाँ पर मैं थोड़ा अदर प्रॉब्लम्स भी रहता है, फैमिली एक्सपेक्टेशन एंड एवरीथिंग। आई कैन अंडरस्टैंड दैट। द थिंग इज दैट यू हैव टू फॉरगेट दैट एंड यू हैव टू बी अ स्टूडेंट, ओके? आपको भूलना नहीं कि यू आर अ स्टूडेंट फॉर लाइफ टाइम, ओके? यू हैव टू थिंक दैट वे कि आई हैव अ स्टूडेंट। कि जब आप पढ़ाई करने बैठते हो ना, चाहे इंटरव्यू के लिए पढ़ रहे हो या एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, आप ऐसे सोचो कि अगेन यू आर इन दैट स्टूडेंट मोड में आ जाइए कि हमको पढ़ना है और क्लियर करना है। इट्स लाइक एन एग्जाम, इसको ट्रीट करिए एज एन एग्जाम। और यहाँ से आपको ब्रेड बटर मिलेगा, वहां से सर्टिफिकेट मिला था, यहाँ यू विल गेट द ब्रेड बटर। अगर उसको एग्जाम का तरह इज्जत दोगे और उससे उस तरीके से याद करने की कोशिश करोगे कि क्लास 30 हमको याद करना है, एग्जाम है, आई नीड टू रिमेंबर, बस यही तो है। यहाँ पर लिख के नहीं आना, बोलना है, बस यही तो फर्क हो रहा है। लिखने की जगह बोलना है। ऐसा तो नहीं आपने बोला नहीं है, आप लोग जीवन में बात ही नहीं किया आपस में, कभी भी जिंदगी में बात ही नहीं की। ऐसे ही कोई ऐसे दिक्कत आता है कि वो बात ही नहीं किया, वो कोई जंगल में रहता है, बात नहीं किया, उसको बात करना नहीं आता है। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम विद योर ना। आपका प्रॉब्लम को याद नहीं है चीजें, और याद क्यों नहीं किया, पढ़ा नहीं है उसको। तो प्रॉब्लम यही है में सर, चीजों को पढ़ेंगे नहीं तो याद कैसे होगा, और याद नहीं रहेगा तो बोलेंगे कैसे वहां पर, राइट? अब आपको जापान का प्राइम मिनिस्टर पता है अभी कौन है? नहीं पता है ना। इंग्लिश आपको नहीं, इंग्लिश आए चाहे नहीं आए, क्या फर्क पड़ता है? आपको नहीं पता, नहीं पता है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर आपको पता है? पता है कौन है इंडिया का प्राइम मिनिस्टर? पता है आपको, है ना? पता है। यू नो द आंसर, यू नो द आंसर, यू डोंट नो द आंसर, इंग्लिश विल नॉट रियली हेल्प यू। इंग्लिश को लेकर ये प्रॉब्लम मत करिए। इंग्लिश को लेकर कोई ग्रामर लेके बैठ जाता है, ग्रामरली इंग्लिश मूवीज देखने लग जाता है, ये करने लग जाता है, उसको लगता है इंग्लिश उसका प्रॉब्लम। उसका प्रॉब्लम उसको आता नहीं है चीज, टेक्निकल स्किल नहीं, क्या एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसका और मुश्किल हो गया। फॉर एग्जांपल, यू डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑन इन ऑडिट और यू डोंट हैव एक्सपीरियंस इन टैक्सेशन। अब वो इंग्लिश क्या कर लेगा वो इंप्रूव करके, जब कोई एक्सपीरियंस ही नहीं हो काम किया वाला। तो इंग्लिश इज नॉट द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम हम लोग को लगता है इंग्लिश इज द प्रॉब्लम, और उन लोग को इंग्लिश से आपका मतलब ही नहीं है यहाँ पर।
वो लोग तो काम करवाना है आपसे, समझ आ रहा है? ये सब है, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन का रेट्स बताइए, प्लांट मशीनरी का क्या है एज पर इनकम टैक्स एक्ट? 15%. ठीक है, और प्रिंटर का? Printer, because it comes into furniture and fixtures. और यूजफुल लाइफ क्या है एज पर शेड्यूल 2? ठीक है, तो ये सब चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अब इंग्लिश का क्या प्रॉब्लम? इंग्लिश का कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये सब चीज, एक क्वेश्चन आता है कि शेड्यूल 2 में एक यूजफुल लाइफ देके रखा है, देयर इज अ यूजफुल लाइफ इन शेड्यूल 2 एंड द मैनेजमेंट हैज कैलकुलेटेड, द क्लाइंट हैज कैलकुलेटेड यूजफुल लाइफ इन अ डिफरेंट वे, व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? Sir, in that case, we obtain the confirmation from the client and whether there has been properly disclosed in the financial statement or not about the difference in the final useful life. आप रीजन पूछेगा उसको, आप रीजन पूछेगा डिफरेंस क्यों आ रहा है, तो वो बोलेगा कि क्या वो एक्सप्लेनेशन देगा कि कोई एक्सपर्ट ने बताया, हम लोग का एक्सपर्ट है, फिर आप देखेगा वो आपको सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यू आस्क द मैनेजमेंट फॉर द रीजन, जस्टिफिकेशन, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछता, ऑर्डर टू कैश क्या होता है? ऑर्डर टू Order कैश, to cash, ऑर्डर टू कैश क्या होता है? when we order for sale and means it is complete process of sale. तो जब कभी ना देखना, जब आप लोग को इंटरव्यू में कोई रिजेक्ट भी किया होगा ना, जनरली लोग को बता देना चाहिए, लोग रीजन बताता नहीं है। लोग आपको रीजन बताते तो और अंदर से आपको आ जाता है हाँ यही प्रॉब्लम है। पर आप कभी पूछ लेना, कभी जिद्दी करके एचआर को कि व्हाट इज द रीजन फॉर रिजेक्शन, वो लोग बोलेगा यू लैक द टेक्निकल स्किल्स। इंग्लिश तो कभी जल्दी से नहीं बोलेगा, जल्दी से तो नहीं बोलेगा, टेक्निकल स्किल्स बोलेगा। और हम लोग को क्या लगता है, नॉर्मली एज अ फ्रेशर, ओके, और एनीबॉडी विद एक्सपीरियंस आल्सो, उसको लगता है काम तो वो लोग सिखाएगा, पैसा तो वो लोग दे रहे हैं, काम भी वो लोग ही सिखाएगा। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। वहां पर जाते काम करना है आपको, आपको सिखाना है आर्टिकलों को उल्टा। यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच अदर्स देर जाके। तो वो भी एक ये जो गलत फहमी है कि हम लोग को सिखाएगा, उधर में सिखाएगा भी हम लोग को, पैसा भी हम लोग को ही देगा। नहीं होने वाला है दोनों चीज। तो हमको इंग्लिश आना चाहिए, अगर हम इंग्लिश में बातचीत कर लिया, ओके ओके ओके, वो दिस इज द प्रोसीजर, ओके। और वो लोग टीचर है, वो लोग बैठा है, वो लोग आपको सिखाएगा भी, पैसा भी देगा, दे विल टीच यू ऑल्सो, दे विल मतलब दे विल टीच यू, दे विल मेक यू गिव यू मनी ऑल्सो। हाउ इट इज पॉसिबल ना? यू आर एक्सपेक्टेड टू टीच अदर्स हु आर जूनियर टू यू देयर। तो पहले से नहीं आएगी तो वो लोग लेंगे नहीं, ये भी एक प्रॉब्लम है। क्वेश्चन क्या था? Order to cash. ऑर्डर टू कैश क्या होता है? Or to see. Order to The cash. whole process of sale to receive the cash. From selling to receiving the cash. It's the order to cash ऑर्डर जहां process. से मिला कैसे उसका प्रोसीजर होता है, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है उसमें? Sir, can I say? हाँ श्वेता बोल दीजिए, आपको ले ले कोई। हाँ Yes, sir. First we will receive the order, then we have the obligation to fill the order, to make the delivery of the order received, and again after delivery of goods or services, we will generate the invoice. After that, we will receive the payment, and after that we will record the payment in the book. प्रोक्योर टू पे? Procure to pay, first step is requisition. We will requisitions from the vendors. After that, second step is approval. There are levels of approval in the system, like level 1 approval, level 2 approval, invoice generation, fourth is payment. ठीक है, एक चीज बताइए, हायर टू रिटायर नहीं आता, हायर टू रिटायर बनना पता है आपको? कृतिका बोलिए। Sir, it's the process of the company. In the company, when employee hire, and all the it include all the process of the
onboarding of the employee, and after onboarding, what is the training provided by the HR in the company, and it includes all the process of the related to onboarding, from the onboarding to the retirement of the employee. It includes the PF part, salary part, training part, and plus how they hire the employee, which consultancy, or in the which platform they What is the Caro amendment this time, 2020? What are the Caro amendments? okay. Sir, in Caro Inflicted. amendment, there are few clauses has been added. First is related to the income disclosed in income as per the income tax assessment, but whether the assessee has obtained whether assessee has input in the financial statement or not, and thus afterward it's there is a qualification adverse remark in related to the financial statement which were of the company which were consolidated with the company. The auditor need to report in particular if any adverse remark has been in their separate financial statement, and प्रेरणा बोलिए, the प्रेरणा internal audit. प्रेरणा सुन रहे हो? बोलिए कारो अमेंडमेंट, कारो का अमेंडमेंट. Am I audible? हाँ, एकदम एकदम. So there has been 5 amendments relating to Caro 2020. One is the registration with RBI under section 45 IA, where like I need to explain the whole thing, or Yeah, explain the whole just thing. Explain. So regarding the registration with RBI, we'll have to check whether there is a core investment company, and if there is a core investment company, then the frequency or the number of core investment company, and whether it fulfills the criteria whatever is required, and ठीक है. whether the company has conducted any housing finance activity, Then whether the group has more than one core investment company. If next yes, point. then, and regarding the next amendment regarding Caro 2020 is the resignation of stat auditors. What is in this point? Whether there has been any resignation on the part of statutory auditors, and What is the whether इसमें क्या the बोल रहा है? Resignation of auditor में क्या है exactly? What is the point out there? so basically it is that in any financial year or during the financial year, there has been any resignation reported on the side of statutory auditors, and if there has been, so what is the take of incoming auditor regarding the same? ठीक है. और And the third point regarding the amendment is the company's capability to meet its existing liabilities, and whether it will be able to pay within a year or so. And going concern. और yeah. और And the next amendment is regarding the internal audit system. Where we क्या था check इसमें that internal audit में? whether the company follows a proper internal audit system, and what are the reports that has been submitted by the Commensurate to internal the size and auditors. nature of business. ठीक है? Commensurate to size or nature of business. So whether there are the qualification of the director is appropriate, size कैसा है तो उसके हिसाब से how much internal auditors have done, तो वो सब आपको देखना है. Next point. CSR.
ठीक है, Then the next point, CSR, the next point relates to CSR, corporate unspent social amount in CSR, responsibility of the company. unspent amount in CSR, Yeah. ongoing projects other than ongoing projects, whether they have been deposited, तो वाला पॉइंट हो गया, ये चीज आपको पता होना चाहिए। शेड्यूल 3 में क्या क्या अमेंडमेंट्स आया, व्हाट आर द अमेंडमेंट्स इन शेड्यूल 3? I'm sorry, Bhaiya, I'm unable to recall it right now. शेड्यूल 3 नॉट एबल टू रिकॉल ना, शेड्यूल 3 Yeah. ठीक है। निशा, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। Sir, बोलिए। sir, शेड्यूल 3 there was अमेंडमेंट्स। one amendment in non-current non-current borrowings का जो non-current borrowings का जो part होगा, which is payable within 12 months, we will report, we will classify in current liability, current borrowings, short-term borrowings. और बहुत सारा पॉइंट था शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड। शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। कृतिका, शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स। So first बेसिक part क्वेश्चन is है। the हाँ, loan. ये तो पूछते ही पूछता है, First part कार और is शेड्यूल 3 अमेंडमेंट्स पूछेगा ही पूछेगा। तो इफ यू डोंट से दिस आंसर तो यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजेक्टेड एकदम, याद रखिएगा। बोलिए। first part is in the loan department. If long-term borrowing which is payable within 1 year, in this amendment we have to record in the current assets, not in non-current assets. Second is the shareholding pattern of the promoters. Good. In the year, what is the shareholding in the promoter? That is the amendment. Third is जो चीज आप लोग को नहीं आ रहा है ना, aging अपना अपना चीज लिखते जाइए। हाँ, ये एरिया में मेरे को दिक्कत है, तो वो एरिया को जाके ऐसे कंप्लीट करिए, वेट मत करिए 2-3 दिन का। हाँ, और Sir, earlier we used to aging wise debtor and creditor schedule. एजिंग लेगा, एजिंग शेड्यूल। हाँ, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, इसका हम लोग को लेना है एजिंग Sir, शेड्यूल। earlier we used to write only PPE. Now it हाँ intangible asset has also been added. हाँ, राइट राइट, ये सब चीज आपको एकदम याद रखना है। ठीक है, ये हो गया। What are the non-financial parameters of a going concern? How will you check a going concern? Non-financial parameters. Non-financial parameter, market risk. Market risk, operational, how it is, how its main business are performing. In the internal process of the कोई company. significant change in management. ठीक है, significant change in management, फिर any big competitor has come in the market who has reduced the price And of better quality. also some changes in law, changes in law which can adversely impact the Okay. ठीक है, what are the audit observations you found in your articleship? Major observations, any flawed observations? ठीक है, ये किसको पूछेंगे? कोमल, आपको पूछते हैं। What are the observations that you found in your auditing life? During my audit tenure, during my articleship, I found that some of the TDS bills were not paid. Like they were paid after the due date. So I just made it sure that they have been paid after the due date with the penalty and the interest that is applicable. And other thing are, I found that PF and ESI was not paid up to the due date. Some of the bills were not What paid is the up to due the date due of date. PF and ESI? It is the 10th of the following month. That is like if it is March, 31st March, then the bill should be paid by 10th of April. Next. There was change in the share capital, so we just चेक made कर sure that लीजिएगा past ड्यू डेट्स three. वगैरह एक बार।
Yes, we made sure that the past 3 form was filled up and Hmm. filed as per ROC requirement in MCA portal, and ये तो आपका कंप्लायंस का बता रहे हो, सब कंप्लायंस रिलेटेड ये ड्यू डेट मिस हो गया, और कुछ बताइए, कुछ अच्छा ऑब्जर्वेशन। okay, like during one of my during articleship in one of my firm, that was hotel. So what they had did was GST was not applied on food previously, but currently they are applying it. So kuch mein they have used GST. So we made sure that the reversal maintained and followed. नेक्स्ट, आप लोग नहीं किया, आप लोग का कोई फ्रॉड ऑब्जर्वेशन कुछ नहीं था? बोली किए ही नहीं। हाँ, निकलेगा कैसे? ये Also to क्वेश्चन add का on, जवाब नहीं दे पाएंगे, ये अगर क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे तो बोलेगा नॉलेज तो है, गूगल गूगल करके पढ़ लिए पूरा यूट्यूब, और एक्चुअली काम तो किए ही नहीं, तो हम क्यों रखे इनको? यहाँ पर में तो फट जाता है लोगों का। ये सब तो एकदम पहले से रेडी रहना पड़ेगा ना, बना के स्टोरी वोरी सब। वो लोग ना जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लोग डेली का 100 आदमी से लेता होगा, डेली का 50 आदमी को लेता है, तो लोग को आपको अगर थोड़ा सा मतलब आप लोग समझिए ना, तो वो लोग आपको कहाँ तक पहुंच सकता है। लोग इंग्लिश कहीं पर भी यूज नहीं होता, जो बोलते इंग्लिश है इंग्लिश है, इंग्लिश आपको मैनेजमेंट कंसल्टिंग और बेन एंड कंपनी, अपनी इंग्लिश आपका थोड़ा मैटर करता है रियली, तो क्लाइंट्स भी इंडियंस ही है यहाँ पर में, और इंग्लिश तो बेसिक लेवल का सबको आता ही है। इंग्लिश इज नॉट समथिंग विच इज वेरी, इंग्लिश आपको आना चाहिए, एक बार टेक्निकल नॉलेज नॉब हो जाए ना, फिर इंग्लिश तो इंग्लिश नाउ इंग्लिश इज वेरी इंपॉर्टेंट हो गया, पर टेक्निकली नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सबसे बड़ा है, ठीक है? जब टेक्निकल नहीं आता उनको लगता है इंग्लिश प्रॉब्लम है, इंग्लिश प्रॉब्लम ही नहीं है। एप्टीट्यूड टेस्ट, वो टेस्ट आजकल कुछ नहीं होता, आजकल ये लोग इजी भी कर दिया, नो ग्रुप डिस्कशन, नो एप्टीट्यूड टेस्ट, नथिंग, ओनली दिस टेक्निकल स्किल, गुड गुड टू गो, नो गुड टिकट क्लोज आपका, और सीधा हिसाब है। व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? स्टैट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, व्हाट आर द ऑब्जर्वेशंस? So cash expenses हम्म, of more than 10,000, if ये made, तो that will सब be सेक्शंस disallowed. वगैरह Cash है, देखिए expense ये of सब more तो than कोई बना 10,000. देगा, ये वाला तो सबको पता है कि यहाँ पर मैं कुछ भी प्रोविजन के साथ खेल के, पर हमको रियल स्टोरी चाहिए, तो जो मजा है उसको सुन के, हाँ तो ये वाला काम हुआ है एग्जैक्टली, कुछ डेटा के साथ, ये So during ब्रांच था, internal audit, दिस ब्रांच हैव डन, यहाँ पर मैं 4 आदमी था, 4 आदमी का ये काम हुआ एग्जैक्टली, ऐसे करके बनाइए बस, हाँ तो उसको लगे हाँ ही इज Sir, मेकिंग एक्टिंग। हाँ, sir, there was foreign customers, trade receivables, in which we have built, which client had billed and recorded trade receivable, and also he has received payment, but it didn't client didn't knock off the bills and payments. So outstanding balance was continuously showing in the balance sheet, even when actually there was no receivable. इससे क्या हुआ फिर? सर जो फॉरेन एक्सचेंज का